नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी से बाजार ऊपरी स्तरों से हुआ थोड़ा हल्का, करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा फिसला। हायर लेवल से निफ्टी 23,450 के करीब। निफ्टी बैंक ने भी बढ़त गंवाई। मिड कैप और स्मॉल कैप भी ऊपर से नीचे आए। इंडिया विक्स में 3% की गिरावट। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा, करीब 6% उछाल के साथ हीरो ऑफ द डे बना सिप्ला। साथ ही 12% दौड़ा एनएलसी इंडिया। वहीं ऑल इंडिया, जायरस लाइफ, क्रॉम्पटन, भारतीय एयरटेल और हेक्साकॉम में भी खरीदारी कायम, लेकिन कमजोर नतीजों से 18% टूटा केन्स टेक का। उधर स्पॉटलाइट इंडस टावर में भी मजबूती कायम। फार्मा, केमिकल और डिफेंस शेयरों में खरीदारी, करीब 1% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही कैपिटल मार्केट और सरकारी बैंकों में भी रौनक, लेकिन निफ्टी आईटी में लगातार तीसरे दिन गिरावट। 3% ज़्यादा फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल हुए परसिस्टेंट और कोफोर्ज। आज के 4 जीपीटी सेक्टर और शेयर पड़े सटीक। निफ्टी मिडल इंडेक्स करीब 2% चढ़ा, मजबूत चार्ज के दम पर। टाटा स्टील, हिंदाल्को में करीब 2 से 2.5% की मजबूती। वहीं दिवीज लैब्स और जेएसडब्ल्यू में रौनक कायम। ब्लॉक डील के बाद दौड़ा अदानी एंटरप्राइजेज। शेयर करीब 5% उछाल के साथ बना निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही दूसरे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी 2 से 4% की रैली। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। वीरूर में रहेंगे आपके साथ, और हमारे साथ इस शो में अमित सेठ और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही विकास सालुंके और सच्चिदानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव होंगे। टेक्निकल्स पर बात होगी कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से, और आशीष से जानेंगे कि केन्स टेक क्यों बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा मार्केट पर, और अपने हाई से हम काफ़ी फिसले हैं। अगर आप देखें तो एक्चुअली एक बार निफ्टी दिखाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ 44 पॉइंट ग्रीन में रह गया है, और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सेंसेक्स में भी प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स में भी आज अच्छा खासा प्रेशर है। 200 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स, 1/3%। बैंक निफ्टी यहाँ पर भी थोड़ी सी सेलिंग आप देख रहे हैं इस समय। जहाँ तक प्रेशर की बात है, पूरा का पूरा प्रेशर आ रहा है आईटी स्टॉक से। टीसीएस लीड कर रहा है इसे। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, तीनों इस समय डे लो पर। इनफैक्ट सभी स्टॉक्स 52 वीक लो पर हैं। इसके अलावा मारुति, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां प्रेशर है। मार्केट को इस समय रिकवरी या फिर अगर तेज़ी वाले स्टॉक्स में अगर आप ढूंढना चाहें तो सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, भारतीय एयरटेल, यहाँ पर आप ठीक ठाक मूव्स देख रहे हैं। हिंडाल्को भी डे हाई के करीब आया, करीब 2% ऊपर। अब हिंडाल्को इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये हमारा चार्ट जीपीटी भी था वैसे आज। एफएनओ स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, बड़ा एक्सीडेंट है आज का केन्स टेक। 19% नीचे हो गया है अब केन्स टेक, और 10% नीचे खुला, फिर 15 हुआ। 15 पे लगा कि शायद थोड़ा स्टेबल हो रहा है, लेकिन नहीं, अब 19 हाउलर नंबर था, 19% नीचे। इसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट 5% नीचे है। एचपीसीएल 5% नीचे है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास, टीवीएस मोटर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर बड़ी गिरावट इस समय आ रही है। और गेनर्स में जायडस लाइफ है 4% ऊपर, सोलार इंडस्ट्रीज़ है, ऑयल इंडिया है, और एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका। एक लिस्टिंग हुई है आज एक रीट की, और ठीक ठाक लिस्टिंग हुई है। रीट है तो कोई बहुत ज़्यादा आप लिस्टिंग में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये कंपाउंडर्स होते हैं मोर और लेस, लेकिन 4.25% ऊपर है। चलिए वीरू, फिर ट्रेड की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, पैनल हमारे सामने है स्क्रीन पे। अमित सेठ जी, आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में, विकास सालुके और सच्चिदानंद उत्तेकर पिछले ये फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सचिन, आपके 2 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर लोधा में हमने कल ट्रेड सेटअप दिया था लगभग अराउंड 890 के आसपास। बिकवाली करने की सलाह थी। 866 का पहला टारगेट था, वो टारगेट अभी अचीव हुआ है, बट जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेक डाउन हुआ है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर लोधा में अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 866 तक फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 874 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि इसी पर्टिकुलर स्विंग में 820 से लेके 780 तक की डाउनसाइड यहाँ पर नजर आए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस
अभी भी ऐड करने की सलाह होगी लोधा के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे रहा है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमने कल के सत्र में देखा था, वो है मारुति का। आज के सत्र में भी 13,000 का जो एक इम्पोर्टेंट पुट ओआई क्लस्टर था, वो पर्टिकुलर क्लस्टर अभी ब्रेक हुआ है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है और ज्यादा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आएगा। एक डाउनवर्ड स्पाइरल होना चाहिए काउंटर में। सो जिस तरीके से डेटा है, 13,140 एक इमीडिएट हर्डल बन चुका है काउंटर के लिए। तो यहाँ पर 13,140 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में। हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक इटसेल्फ 12,680 से लेके 12,500 तक की भी डिक्लाइन आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में। मारुति में फ्रेश शॉर्टिंग की सलाह होगी। ये हो गई सचिन जी के पिक। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे मार्केट में देखने मिलेगी। एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। पहले तो इंडस टावर मुझे स्ट्रांग लग रहा है, यहाँ से अभी भी एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। 440 के आसपास का एक अपमूव यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा। 408 का इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पे बेस बन चुका है, तो 408 के स्टॉप लॉस से 440 के टारगेट के लिए इंडस टावर को यहाँ पे बाय करना है। सेलिंग साइड में श्रीराम फाइनेंस वीक लग रहा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, वो ब्रेक डाउन हो चुकी थी कल ही, और वहां से आज वापस प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस को यहाँ पे सेल करना है। नीचे में 870 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने मिल सकते हैं, और ऊपर में 925 का एक इम्पोर्टेंट इंट्राडे बेस पे एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो 925 के स्टॉप लॉस से श्रीराम फाइनेंस को शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे में 870 फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ओके, श्रीराम फाइनेंस आपका शॉर्ट है 902 पे। इस बीच चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, एक लॉन्ग रहेगा, एक शॉर्ट रहेगा। शॉर्ट साइड में डीएलएफ रहेगा। डीएलएफ में जो पुल बैक आया था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम वापस यहाँ पे करेक्शन देख रहे हैं। स्टॉक में अपने नियरेस्ट मूविंग एवरेजेस सारे ब्रेक कर दिए हैं। कल के सत्र में एक हल्का फुल्का पुल बैक था, लेकिन कल का लो भी टूट गया, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे डाउन है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 559.60। इसे शॉर्ट करें। टारगेट्स हमारे रहेंगे 548 के, और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 565 रुपीज का। वीरेंद्र जी, लॉन्ग साइड में रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहा है। इस काउंटर में अच्छी खासी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। यहाँ पे 3-4 दिनों का एक माइनर पुलबैक और पॉज था, लेकिन आज के सत्र में हम वापस एक अपटिक देख रहे हैं, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 8040 का, और टारगेट्स रहेंगे लगभग 8260 के। बिल्कुल। अच्छा, अब आशीष भैती जी की ट्रेड्स बाकी हैं। आशीष जी बताइए आपकी ट्रेड्स। जी अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो आईओसी पे शॉर्ट रहेगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे। यहाँ पे अब वीकनेस बढ़ रही है, और कल का जो मूव था उसके बाद अभी ये वापस एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो 141 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बिकवाली की सलाह है 136 और 133 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो ट्रेड है वो लॉन्ग साइड में भारतीय एयरटेल। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो इसमें 1800 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 1870 और 1900 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए ये आपके लिए कुछ स्पेसेस हो गए वॉच आउट करने के लिए। अब हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े, उनसे बात करते हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट अनुज। थैंक यू। स्पेशल टुडे? नहीं, आपसे बात हो रही है इतने समय के बाद, और आप तो खैर हमेशा स्मार्ट लगते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे। ये इतनी चर्चा चल रही है कि एफआईआईज वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इतना सेल कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले तक तो सब बात करते थे कि हमें अब शायद एफआईआईज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके का सेल ऑफ हो रहा है और जिस तरीके का डॉलर रुपी है, अजय जी आपको लगता है कि कुछ हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है उस पैसे को वापस अट्रैक्ट करने के लिए? एकदम बिल्कुल अनुज जी, इससे ज्यादा पिछले 2 साल से हमारा जितना इंटरेक्शन हुआ, हमने यही बोला है बार बार कि एफपीआई की ये जो नेशनलिस्टिक है, हमें एफपीआई नहीं चाहिए। इशू एफपीआई का नहीं है, इशू ये था कि क्यों जा रहे हैं हमारा सेल करके, क्या उनको अट्रैक्टिवनेस नहीं है इंडिया के अंदर में, क्या हमें करना चाहिए। आई थिंक वो हो गया है। अब टाइम आ गया कि हमको ये देखना पड़ेगा कि ग्लोबल कैपिटल को वापस कैसे लेके आए हिंदुस्तान में, बोथ एफडीआई एफपीआई दोनों रूट पे, और तीसरा डेट रूट पे। बिना उसके अब जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो तो देख ही रहे हैं आपकी, उसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही रही है। बट आई थिंक पैरामाउंट गवर्नमेंट पॉलिसी
यही रहेगी कि भाई कैसे निवेश को वापस हिंदुस्तान में, कैसे इंडिया को मार्केट का फेवरेट फिर बनाया जाए। आई थिंक इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आदमी अपने आप को, आप सामान बेचते हैं, मैं सर्विसेज बेचता हूं, हम कंट्री को भी अपने आप को मार्केट करेंगे कि भाई कंट्री एज अ कंट्री हमारी डेस्टिनेशन इज गुड, वापस आइए, उसमें इन्वेस्ट करिए और पैसा रखिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब आप देखिए इंडियन कॉर्पोरेट्स को, दो लार्ज कंपनीज ने, वजह टाटा मोटर ने देख लीजिए और अभी सन ने देख लीजिए, एक्विजिशन इतने बड़े बड़े कहाँ किए हैं, विदेश में किए हैं, यहाँ पे वो निवेश नहीं कर रहे हैं ना। उसके लिए हमें पहले अगर एफपीआई और एफडीआई को लाने के लिए पहले तो अपने कंपनी को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आप $12 बिलियन की कंपनी बाहर नहीं लेके अगर इंडिया में कर लीजिए, आप इन्वेस्को नहीं खरीदिए, इंडिया में कुछ करिए, आप ट्रैक्टर्स में, टायर, वो ट्रक्स के अंदर में। तो स्टेज 2 है बाहर को लाना। स्टेज 1 तो ये है कि अभी इंडिया की कंपनियों को हम कैसे कन्विंस करें कि इंडिया में इन्वेस्ट करें। आज आपने जाइडस ने एक कंपनी खरीदी है यूएस में, तो उल्टा हमारी प्रॉब्लम ये है कि बाहर वाला तो आ नहीं रहा है और हमारा वाला भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई एक फैक्टर की, लेकिन इसके अलावा अजय जी एक चीज़ ये भी है कि लार्ज कैप में अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी एनीमिक रही है, और इस बीच में जस्ट व्हेन एक टर्न अराउंड के साइन आ रहे थे जीएसटी कट के बाद, ये ऑयल का शॉक आ गया हमारे लिए। तो ऐसे में क्या अगले 2-3 क्वार्टर फिर हमारे लिए थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग क्वार्टर्स रह सकते हैं? देखिए अनुज जी, बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि अब जो मर्जी कर लीजिए, सरकार को कहीं ना कहीं से रेवेन्यू लाना पड़ेगा इस गैप को मिटाने के लिए। जो रोज का रोज हमारा जो पेट्रोल गैप चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं से फंडिंग करनी पड़ेगी, और फंडिंग के 2 ही 3 तरीके, कोई ज्यादा तरीके हैं नहीं के पास में। या तो कोई सेस लगेगा इसके ऊपर में, कि जिससे कि वॉर सेस जिसे कह लें, या जो भी सेस, फ्यूल सेस कह लें, वो लगेगा, जीएसटी पे लगेगा, इनकम टैक्स पे लगेगा, बिकॉज बिना गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ाए हुए अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो आई थिंक स्टॉक मार्केट भी, हम इक्विटी वाले भी, हम देख रहे हैं कि कितना क्या सेस कब लगेगा, किस तरीके से सेस आएगा। पहला ड्यूटी तो आ ही गया है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर में, नेक्स्ट सेस कब आएगा जीएसटी के ऊपर में, नेक्स्ट सेस कब आएगा इनकम टैक्स पे। आई थिंक ये 2 इवेंट हमारे जब तक निकलेंगे नहीं, मार्केट की अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, और हमें सोचना पड़ेगा कि इस सेस जो भी एक बार आके खत्म हो जाए तो हमें समझ जाएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अभी क्या है, अनसर्टेनिटी में है कि ये 5% होगा, 10% होगा, क्या होगा, क्या कहां से गवर्नमेंट रिकवर करेगी अपना डेफिसिट, ये जो आज ऑयल में चल रहा है। तो इसलिए आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस तो रहेगी, बट स्टॉक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी ज्यादा है कि किस तरीके के सेस, किस तरीके की फंड रेजिंग गवर्नमेंट करेगी और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज कहाँ से जुटाएगी, है ना। अब आते हैं अर्निंग्स पे, जो कि मूलभूत, अगर आप देखें, आपकी स्टॉक बुकिंग का पिकिंग का सिद्धांत होता है। स्ट्रेस हर जगह है, आप बैंक्स को देखिए, है ना, हमने ऑयल एसेट्स को, ऑयल को यूज़ करने वाली कंपनियों को देख लिया, सब आपके कॉस्ट बर्डन है। अभी आपके पास वो पॉकेट्स कौन सी नज़र आ रही हैं आपको जहाँ पे हम कंफर्टेबली थोड़ा सा कैपिटलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अर्निंग्स में ग्रोथ की एक विजिबिलिटी नज़र आ रही है? देखिए, एक तो है जो मेजर एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, जैसे आपके 2 मेजर सेगमेंट्स हैं, ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्ट्स का सेगमेंट है, और दूसरा है सीआरडीएमओ का सेगमेंट। सीडीएमओ लोग कहते हैं, सीआरडीएमओ इज द राइट वर्ड, कि वो रिसर्च भी करती हैं, डेवलपमेंट भी करती हैं। ये 2 सेगमेंट इंडिया के, ऑटो एंसिलरीज और सीआरडीएमओ सेगमेंट, ऐसे हैं इंडिया के जिसके अंदर में आपका डिपेंडेंस पूरा ग्लोबल मार्केट पे, जहां पे आप देख रहे हैं मार्केट एक के बाद एक हाई बना रही है, रुपी डॉलर का बेनिफिट इनको आएगा, और ये कैपेसिटी ऐसी है जो रातों रात कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। और चाइना है इसकी जगह में, बट ये प्रोडक्ट पाइपलाइन इतनी लंबी होती है कि इसको स्विच करना इतना आसान नहीं होता। तो आई थिंक 2 सेगमेंट इंडिया के बड़े स्ट्रांग है, जो सीआरडीएमओ सेगमेंट है इंडिया का, और जो सेगमेंट है ऑटो एंसिलरीज का, जो एक्सपोर्ट पे है, और 2 व्हीलर कंपनी जो बेहतरीन एक्सपोर्ट कर रही है इसके अंदर में हमारी इंडिया से। आई थिंक ये 3 सेगमेंट आप ले लें तो बहुत ही स्ट्रांग हमारा ये सेटअप है एक्सपोर्ट का, जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से काफी हद तक डीलिंक्ड है। अच्छा अजय जी, आप मेटल में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। मेटल्स नॉट जिसे कहते हैं ना, इवन 5% रिट्रेसमेंट है। अगर आप चार्ट्स में देखें, क्या अद्भुत मजबूती है यहाँ पे, वर्टिकल राइजेस हैं मेटल्स में, वेदर इट्स फेरस नॉन फेरस बोथ है। ये कहाँ तक जारी रहेगा? इनके लिए जो हालात हैं इस वक्त, वो कहाँ का क्या क्या इशारा कर रहे हैं अभी? देखिए, फेरस पे हमारी कोई खास इन्वेस्टमेंट रहती नहीं है, बिकॉज उसमें कैपेसिटी के काफी इश्यूज आते हैं। नॉन फेरस मेटल में जो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में भी है, अब्रॉड भी है, सेम लॉजिक है
कि आज की तारीख में माइनिंग इतनी मुश्किल हो गई है कि कम से कम एक नई माइन का लीड टाइम, वीरेंद्र जी, 20 साल हो चुका है आज की तारीख में। एनवायरमेंट क्लियरेंस और लोकल क्लियरेंस और उसको निकालते हुए सामान और फिर जब कन्वर्ट करते हुए 20 साल का टाइम फ्रेम है। और वेदर जिंक ले लीजिए, कॉपर में इंडिया की खास कोई प्रोडक्शन है नहीं उस हिसाब से, बट आप जिंक को ले लीजिए, एल्यूमिनियम को ले लीजिए, जो भी आप ले लीजिए मेटल को, उसके अंदर में मोनोपोली है इंडिया में कंपनियों की। अब उसमें कोई 2 कंपनियां हैं जो बना, 3 कंपनियां हैं जिनके पास एल्यूमिनियम है, एक ही कंपनी है जिसके पास जिंक है ना, उसके पास कोई चारा नहीं है आपके पास में। और जितना रुपी डिप्रिशिएट करेगा उतनी उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं करने से भी, बिकॉज इनकी प्राइसिंग ग्लोबल प्राइस से इंडेक्स होती है। तो जो 80 रुपए का रुपया था तो जिंक 1 किलो का 100 रुपए का होगा, अब वो 95 का रुपया हो गया या 96 का हो गया है, तो 15% या 10% इजाफा तो वैसे ही हो जाएगा। तो नॉन फेरस माइनिंग को खासकर बहुत अट्रैक्टिव है, बिकॉज उसमें मोनोपोली है, ग्लोबल इंडेक्सिंग है, ग्लोबल शॉर्टेज है, और माइनिंग सीक्वेंस बड़ी लंबी है। और इंडिया की नहीं कंपनियां, आप देखिए विदेश की कंपनी देख लीजिए, चाहे जो भी कंपनी, ग्लेनको, रियो टिंटो, जो भी देख लीजिए, सारी कंपनियों में ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर की एकदम यूं आई है, बिल्कुल उसके ऊपर में, और लगातार चलती जा रही है। 20 साल से पहले माइन नहीं खुदेगी तो आपको कंपटीशन आपका 20 साल दूर है। अजय जी, लेकिन फिर आईटी को क्या दिक्कत हो गई? 80 वाला रुपया 100 के करीब आ गया, और स्टॉक्स इन्फोसिस में 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स हैं। आईटी एज अ सेक्टर 3 साल के अब नेगेटिव रिटर्न्स हो गए, और स्टॉक्स मल्टी ईयर लोज पर हैं इस समय। वैल्यूएशन की तो खैर क्या ही बात करें। बिकॉज इसमें एक चीज है अनुज जी, हम इन्वेस्टर्स ने बहुत ढील दी है, और खासकर म्यूचुअल फंड वालों ने। इन मैनेजमेंट्स को, मतलब मैं कई बार बोल चुका हूं, शर्म आनी चाहिए। दे शुड नॉट बी देयर, दे शुड बी सैक्ड। समरली जो पिछले 5 साल की मैनेजमेंट है आईटी कंपनी की, एंड खासकर लास्ट 2 साल में, शुड बी सैक्ड समरली। इनको निकाल देना चाहिए बाहर। दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, आप डिविडेंड दे रहे हो, आपको मतलब कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बायबैक कर रहे हैं शेयर्स के। इस साल भी कोई शर्म, देखिए अनुज जी, आप बच्चा भी ले लीजिए या कंपनी ले लीजिए, जब आपकी आंख की शर्म होती है, आप मेहनत करते हैं। इन कंपनियों को बुरा मत मानिएगा, थोड़ा एक्सट्रीम वर्जन है, आंख की शर्म ही नहीं है इनको। आज भी कंपनियां डिक्लेयर कर रही है बायबैक, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन कंपनियों ने इंडिया को इतना धोखा दिया है, इतना पीछे रचड़ा है, कि अब उसको क्या इन्वेस्टर देंगे इसके आप पे? मतलब सोच के देखिए, इनको टैक्स बेनिफिट दिया सरकार ने 15 साल में, शुरू में जब आपको पता होगा आईटी इंडस्ट्री शुरू हुई, जमीन फ्री में टैक्स बेनिफिट धड़ाधड़। इन्होंने क्या किया? इनमें आके इंडिया को छोड़ दिया, और अपने डिविडेंड लेके या अपने रिजॉर्ट बनाते हैं, या अपने मकान बनाते हैं, या इन्वेस्टिंग करते हैं। बट एक काम भूल गए कि सरकार ने आपको टैक्स फ्री 15-20 साल दिए थे कि अब इंडिया की नींव रखेंगे आईटी में। आपने क्या किया? उस पैसे को लेके अपना मजे उड़ाए, और आज हालत यह है, इंडिया एआई के अंदर में कहीं भी नहीं है। और उसके लिए आप क्या इन्वेस्ट करेंगे ऐसे मैनेजमेंट से, जो खुद कहती है आपसे कि भाई मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे तो बायबैक करने हैं शेयर्स को, पैसा वापस लाना है, कंपनी में कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसको क्या वैल्यूएशन देंगे अनुज जी आप, जो खुद कहता है मेरे पास कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है? वैसे ऐसी जॉब बढ़िया है, इतनी अंडर परफॉर्मेंस पे 50-50, 60-60 करोड़ के अगर बोनस मिल जाए तो मतलब उससे बेटर क्या होगा। वैसे मतलब देखिए, ये जो अजय जी बिल्कुल बेबाक हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो चैनल पे दबे शब्दों में सब कहते हैं, लेकिन अजय जी ने एकदम साफ शब्दों में कही है ये आईटी कंपनीज को लेकर। तो इस समय पैसा कहाँ लगा रहे हैं आप? कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, इसके अलावा खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में, मिड और स्मॉल कैप में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मैंने कहा सीआरडीएमओ में अपॉर्चुनिटीज काफी हैं और लगातार आती जा रही हैं, वहां पे पैसा लगा है। मेटल में तो आपका लगा ही हुआ है। स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर में, चाहे वो आपके नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे आपका ये कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज हो, बेहतरीन मोनोपोली है, इसमें कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई और एक्सचेंज है ही नहीं। 2 हमारे पास एक्सचेंज है, एक कमोडिटी एक्सचेंज है, आपको कुछ भी करना उन्हीं एक्सचेंज से करना पड़ेगा आपको। तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी या इन्फ्लेशन ही बढ़ेगी, उनका तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो आई थिंक ये जो सेगमेंट थे पुराने वाले, सारे चलते जा रहे हैं। ऑटो कंपनी ठीक चल रही है, उसमें ग्रोथ कभी कभी किसी क्वार्टर अच्छी आएगी, बुरी आएगी, बट लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी काफी बढ़िया चल रही है, जैसे हमने बताया था। ऑटो एंसिलरी बहुत बढ़िया चल रही है, इंजीनियरिंग हमारी ठीक चल रही है। बट हमने वही बात वही आती, कितना एलोकेट किया है इंडिया को। इंडिया का एलोकेशन आज भी 100 में से 33% ही है हमारा एलोकेशन अनुज जी, उसके ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि शायद अब थोड़ा और भी कम हो गया होगा, 20-22 के आसपास पहुंच गया है एलोकेशन। बिकॉज जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है, और गोल्ड और सिल्वर, वो कैसे छोड़ दें हम उसको? आई नो प्रधानमंत्री जी ने हमको बोला है नहीं खरीदें, बट क्या करें, रिटर्न्स के लिए, सेफ्टी के लिए हमको तो करना ही पड़ेगा ना कुछ।
अच्छा अजय जी, आपको इंडियन होटल्स के नंबर्स कैसे लगे? अगर मैं आपसे पूछूं एक और स्पेस, हालांकि इस बार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप विदेशों में ना जाएं, शायद टूरिज्म भारत के अंदर ही काफ़ी बड़े स्प्रेड हो, आपका इस स्पेस पे टेक क्या है? देखिए स्पेस बढ़िया है, लेकिन इनके रेट देखिए, जो रूम रेट 3 साल पहले के रूम रेट देखिए और वीरेंद्र जी आज के रूम रेट देखिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ, बिजनेस ट्रैवल करता हूँ तो ले लेता हूँ, ये लिटरली रेट अनअफोर्डेबल है। कहीं भी दुनिया में जाएंगे आप, नेबरिंग कंट्री में जाएंगे तो ये रेट जो है बहुत कम है। तो भाई बोला गया है कि हमें इंडिया में रहिए, बट आप कोई भी किसी से पूछ लीजिए कि आपको अगर बाली जाना है या थाईलैंड जाना है या श्रीलंका जाना है, आपको वहां के रेट देख लीजिए और इंडियन होटल के रेट देख लीजिए। सेक्टर ठीक है, बट ये रेट जो उनके रूम रेट्स हैं जो उन्होंने पिछले 2-3 साल में बढ़ाए हैं, ये बिल्कुल ही अनजस्टिफाइबल है। ये नहीं रुकेंगे ये रूम रेट। तो सेगमेंट ठीक है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, बट जो रूम रेट का टैरिफ है वो वीरेंद्र जी मेरे हिसाब से पीक कर चुका है और अगले साल 2 साल में 15 से 20% गिरेंगे रूम रेट। और जो ये एक्सपेंशन भी हो रही है लगातार, हर कंपनी, हर होटल वाला कहता है कि मैंने 300 होटल खोल रहा हूँ, 400 खोल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली कैपेसिटी तो इंडिया में उतनी आएगी जितनी सारी आएगी। तो होटल इंडस्ट्री ठीक है, बट हमारे हिसाब से इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हम कि अगले 1 साल या 1.5 साल में इनके रेट डेफिनेटली 15 से 20% गिरेंगे। और अगर नहीं गिरेंगे तो फिर ये ऑक्यूपेंसी नहीं बना पाएंगे। बिकॉज आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं जितना मर्जी देशभक्त हूँ, लेकिन अगर मुझे ताज के अंदर में 1.5 लाख का कमरा मिल रहा है और गोवा में, और मुझे फुकेट के अंदर में 15,000 का मिल रहा है, तो कहाँ जाऊंगा? मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा गोवा को, तो मैं फुकेट ही चला जाऊंगा ना। खैर बात सही है। वैसे आजकल इंटरनेट पे काफ़ी डिबेट चल रही है कि वी कुड हैव मेड गोवा इनटू बाली, बट वो शायद हम कर नहीं पाए। वैसे खैर पर्सनली मैं बोलूँ अजय जी, मुझे तो अभी भी गोवा जाना ही अच्छा लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप ताज में रुकें। आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, ना, ताज नहीं अफोर्ड कर सकता, सॉरी, ताज नहीं अफोर्ड कर सकता। और ना, लेकिन क्या है कि जरूरी थोड़ा ना कि आप ताज में रुकें। कोई गोवा में ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, बीच पर बहुत शानदार आपको स्टे मिल जाते हैं। थोड़ी सी अगर आपको मेहनत करनी होती है, 2,500-3 हज़ार रुपये मिल जाते हैं अच्छे रूम। वहाँ रहें, क्या जरूरी है कि ताज में रहें? ताज में जाके अलग से आप डिनर या ब्रेकफास्ट कर लें अगर मन करे तो, लेकिन रुकने की क्या जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन होपफुली ताज में भी रुकने का बजट होगा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केन्सटेक की, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। आशीष से समझते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो 16% गिर गया और इंटरडे में तो ऑलमोस्ट 20 चला गया था। आशीष सर, आज का तो सबसे बड़ा एक्सीडेंट यही है। बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, तकरीबन 20% तक के कट यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। स्लाइड सी रिकवरी स्टॉक में आपको फिलहाल देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी 15% नीचे आपको नजर आएगा। दरअसल आंकड़े सभी पैरामीटर्स पर आप देखें तो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर। इनफैक्ट जो 1400 करोड़ 1700 करोड़ की गाइडेंस इन्होंने दी थी वो भी मीट यहाँ पर नहीं कर पाए। जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो 125 पर आए और गाइडेंस इन्होंने दी थी 85 दिनों की। और वहीं मार्जिन डिक्लाइन आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 150 बेसिस पॉइंट का देखने को मिला। कारण ये भी है गिरावट का कि ग्रॉस डेट में कोई सुधार नहीं है। 870 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन थोड़ी देर पहले आप देखें तो CNBC TV 18 के साथ मैनेजमेंट भी जुड़ा था, तो उनकी कमेंट्री में बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि दरअसल तिमाही के दौरान 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट इन्हें गवर्नमेंट के माध्यम से मिलने वाले थे, वो दरअसल डिले हो गए और मार्च एंड के आसपास ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये बता रहे हैं कि इसके चलते ऑर्डर बुक और पाइपलाइन पर काफ़ी बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है और एग्जीक्यूशन भी थोड़ा सा हल्का सा ढीला है। अब लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट है ऑप्टिमिस्टिक, आगे बात ही करते हैं, तो ये बता रहे हैं कि FY 27 में तकरीबन 2 टाइम्स इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। EMS बिजनेस ये काफ़ी बढ़िया करेगा और साथ में देखें तो FY 27 के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस है ये अपने कॉन्कॉल में भी शेयर करेंगे, 30% की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगले 3 क्वार्टर ये जो स्मार्ट मीटर सेगमेंट है इसमें ग्रोथ का अनुमान ये काफ़ी बढ़िया बता रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि EBITDA मार्जिन FY 27 में 17% तक वापस आपको आते हुए नजर आएंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। लेकिन ब्रोकरेजेस का अगर आप देखें तो अब थोड़ा सा दिल टूट गया है और इस स्टॉक पर अब हल्के से डाउनग्रेड भी आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर JP मॉर्गन ने अब रेटिंग न्यूट्रल की कर दी है। टारगेट प्राइस भी आप देखें तो घटाकर 4,000 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं अगर आप CLSE की देखें तो हालांकि व्यू अभी भी बरकरार है, लेकिन कमेंट्री इनकी अच्छी नहीं थी। इन्होंने भी आउट परफॉर्म की जो रेटिंग है बरकरार रखा है और 4,200 का टारगेट दिया। ओके, शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए। और अगर आप देखें सारे पहलू समझाने के लिए, केन्सटेक आपके स्क्रीन पे एक्सीडेंट ऑफ द डे डेढ़ ऊपर आके ट्रेड करता हूँ। क्या गजब का पेन है। मीनवाइल निफ्टी थोड़ा संभला, उसके बाद हल्का सा रिवर्सल, अगेन 23 पाँच की डिरेक्टरी में। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग।
श्रीकांत, टर्बुलेंस तो है और एक टिपिकल एक्सपायरी डे बिहेवियर, हायर लेवल से कोलैप्स, नीचे से थोड़ा संभलना, किन स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अरुण जी। तो देखिए, हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स में डेफिनेटली और भी बुलिश कंटिन्यूएशन हमें देखने मिलेगा और वहाँ पे हमें फेरस रिलेटेड स्टॉक जैसे कि JSW स्टील है, टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, वहाँ पे हमें लगता है कि और भी बुलिश कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा। साथ ही साथ कुछ और कमोडिटीज की अगर बात करें नॉन फेरस की, तो वहाँ पे हमें लगता है कि हिंडाल्को, यहाँ पे भी हमें लगता है कि बुलिश कंटिन्यूएशन और आने वाले दिनों में दिख सकता है। करंट लेवल्स है 1093, 1094 के हैं, 1070 के करीब एक ब्रेकआउट हुआ है, तो 1070 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल से इससे खरीदें। हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक 1150 तक जा सकता है। काफी अच्छा मोमेंटम है, तो हिंडाल्को हमें अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी में एक वापस वीकनेस जनरेट हो रहा है और इस बार क्या हो रहा है कि पिछले 3 या 4 साल के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे, जो 2022 में बने थे, 2023 में बने थे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के, उन लेवल्स को अभी ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे और वीकनेस जनरेट हो सकता है। करंट लेवल से हमें लगता है कि जो वीकेस्ट स्टॉक है दैट इज HCL टेक्नोलॉजी, ये करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। 1110, 1120 के करीब ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल से भी इसे शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट्स नजर आते हैं 1050, 1025 के। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है 1150 का, तो 1150 के स्टॉप लॉस के साथ HCL टेक्नोलॉजीज को भी शॉर्ट करके चल सकता है। HCL टेक्नोलॉजीज को इस लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। एक महीने में 22% गिरा है, 3 महीने में 23% गिरा। रखिएगा जरा एक बार निफ्टी IT के स्टॉक्स, दोबारा रखिएगा और बार बार दिखाते रहेंगे हमें चार्ट्स, क्योंकि किस तरीके से निफ्टी IT ने पैसा डुबाया है पिछले 3 महीनों में, ये जानना ज़रूरी है। और वो जो एक काउंटर ट्रेंड रैली हुई थी उसमें कैसे लोग फंसे हैं ये बताना ज़रूरी है। एक बार HCL टेक रखिए 3 महीने का चार्ट, और इवन TCS और इन्फोसिस देखिए। ये देखिए HCL टेक 23% की गिरावट, इन्फोसिस, TCS 3 महीने में 17% नीचे, इन्फोसिस लेकर आइए, इन्फोसिस 19-20% नीचे। चलिए श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। शो को समेट रहे हैं, मार्केट एकदम नो मैंस लैंड में है इस समय। एक डे हाई और डे लो के बीचों बीच वापस 23,600 पर रिजेक्शन मिला, लेकिन 23,450 पर सपोर्ट मिला। देखते हैं क्या होता है आगे। आपके सवाल होंगे श्रेया और कंचन के साथ, देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।